exploring education. In this video, we are going to discuss about the basic concept of macroeconomics. As you know, in previous video, we have already made a discussion about a lot of points which is related to the macroeconomics, like what is the meaning of macroeconomics, what is the meaning of classical thought of school of macroeconomics, Keynesian thought of school of macroeconomics, और वेरियस कैटेगरी ऑफ गुड्स, जहाँ पे कंज्यूमेबल गुड्स, कैपिटल गुड्स की हमने बात की, इंटरमीडिएट गुड्स की बात की, और फिर हमने फाइनल गुड्स की बात की. ठीक है, स्टॉक और फ्लो को हमने कंसीडर किया था. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अब ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे. फिलहाल यहाँ से मुझे एक चीज जो नोट डाउन करनी है वो ये देखना है कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का मेन डिफरेंस क्या है, यानी मुझे कैसे ग्रोस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट पे जाना है और कैसे मुझे नेट इन्वेस्टमेंट से ग्रोस इन्वेस्टमेंट के ऊपर है. क्योंकि जब हम कैलकुलेट करेंगे बाय मेकिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम with respect to the different aspect of calculating national income by the income method, expenditure method और value addition और प्रोडक्शन मेथड, तो ये अलग अलग मेथड है, वहां पे ये मुझे बहुत काम में आएगा. तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट की. अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो, जब हमने बात की थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की 11th क्लास में, तो वहां पे एक एक्टिविटी आई थी इन्वेस्टमेंट. वहां पे इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था कि जब आपको कैपिटल स्टॉक को इनहेंस करना हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या करना हो, इनहेंस करना हो, ठीक है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. यानी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि सिंपल से प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो, यहाँ पे जब भी हम डिफाइन करेंगे इसको इन्वेस्टमेंट को, तो यहाँ पे हम इसको कंसीडर करते हैं प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, पूंजी निर्माण होता है, उसको नाम क्या देते हैं, इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग अगर बात करूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ दो चीजें मुझे ध्यान रखनी है कि ये इन्वेस्टमेंट क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड है. सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, फिक्स इन्वेस्टमेंट की, और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे किसकी, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. और फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब सिंपल सी बात है. फॉर एग्जांपल मैं अगर कंसीडर करूं कि मान लो मैंने एक मशीन परचेज की है, ठीक है, अब मशीन मैंने परचेज की, क्लियर है चीज. अब मशीन मैंने परचेज कर ली, तो मशीन के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूंगा तो मशीन में क्या होगा, फिक्स इन्वेस्टमेंट होगा. अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्शन आपका स्टार्ट हुआ नहीं हुआ. तो फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जो स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट्स है, ठीक है, स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट्स का मतलब क्या हुआ कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब जो टोटल वैल्यू एडिशन हुआ, यानी टोटल जो हमने मशीनों में पैसा लगाया, टोटल जो स्टॉक ऑफ मशीन है, स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स है, वो कितना चेंज हुआ, वो कहलाता है क्या है, फिक्स इन्वेस्टमेंट. यानी स्टॉक ऑफ जो फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे सिंपल सा मुझे ध्यान रखना है कि वट एवर द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द कैपिटल नेचर गुड्स नोन एज ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट. यानी ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट इसको बोल सकता हूँ. वट एवर द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द कैपिटल नेचर गुड्स. कैपिटल नेचर गुड्स का मतलब जो मशीन्स, इक्विपमेंट्स वगैरह मेरे पास होते हैं जिनको मैं फर्दर प्रोडक्शन में यूज करता हूँ, कैपिटल गुड्स में यूज करता हूँ, वो कहलाएगा क्या है, फिक्स इन्वेस्टमेंट. यानी जो पैसा मैं मशीन में लगाऊं वो क्या होगा, फिक्स इन्वेस्टमेंट. मुझे ध्यान से याद रखना है इसको. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पे तीन चीजें मुझे कंसीडर करनी है. वर्क इन प्रोग्रेस मेरे पास रहेगा, फिनिश गुड्स मेरे पास रहेगा, रॉ मटेरियल मेरे पास रहेगा. यानी इनमें जो पैसा लगा वो क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. अब किसी बिजनेस को चलाने के लिए दोनों में पैसा लगाना पड़ेगा, आपको फिक्स इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मिला के फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मिला के क्या कहलाता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, क्यों ये मेरे लिए वाइटल है जब मैं बात करूंगा नेशनल इनकम या मैक्रो इकोनॉमिक्स से बेसिक कॉन्सेप्ट की. तो मुझे ध्यान रखना है कि फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ये नेशनल इनकम की कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा वाइटल है. जब मैं मेथड को यूज करूंगा तो मुझे इनको ध्यान रखना है, फिक्स इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होगा, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं फिक्स इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है, स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स कहूं या कैपिटल एसेट्स कहूं. ठीक है, यानी इनका जो वैल्यू है एट दी एंड, यानी स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स कहूं या स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स में कहूं,
उनका जो वैल्यू है एट द एंड ऑफ ईयर यानी 31 मार्च 2020 का अगर बात करूं तो इस डेट को कितनी कैपिटल एसेट मेरे पास थी, यानी कैपिटल एसेट्स का कितना स्टॉक मेरे पास था, उनमें से लेस कर दूंगा मैं स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट्स या कैपिटल गुड्स एट द बिगिनिंग का मतलब यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 अगर मैं बात करूं किसी अकाउंटिंग ईयर की, ठीक है। तो जो फिक्स एसेट्स कैपिटल एसेट्स का स्टॉक मेरे पास है एंड में उसमें से लेस कर दूंगा कैपिटल एसेट्स का स्टॉक किसमें, बिगिनिंग में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा फिक्स इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। यानी सिंपल सी बात है, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कंसीडर करूं एंड में मेरे पास ₹1000 की क्या है कैपिटल एसेट्स है और बिगिनिंग में मेरे पास क्या थी ₹700 की एसेट थी, तो टोटल मेरा फिक्स इन्वेस्टमेंट करंट ईयर में कितना रहा 300, यानी 300 रुपए की मशीनें या कैपिटल स्टॉक मैंने कैपिटल गुड्स मैंने और खरीदे हैं, जो मैं बात करता हूँ प्रोडक्शन एक्टिविटी की, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ठीक है। वही बात करें इसकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ भी यही है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड। अब इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पे एंड का मतलब वही है 31 मार्च 2020 और इसमें से लेस कर देंगे वही वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट दी बिगिनिंग। अब बिगिनिंग का मतलब 1 अप्रैल 2019, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन किसका हो जाएगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो इन दोनों का जो टोटल है, दोनों का जो सम होगा वो क्या कहलाएगा मेरे लिए ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ग्रोस इन्वेस्टमेंट मैंने डिफाइन कर लिया, मुझे समझ में आ गया ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है भैया, फिक्स जो कैपिटल का स्टॉक है, फिक्स कैपिटल कितनी इन्वेस्ट किया आपने वो, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना है, यानी कैपिटल एसेट्स में कितना पैसा लगाया, जो कैपिटल एसेट्स का स्टॉक है वो आपका कितना इंक्रीज हुआ, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया, उसमें ऐड कर देंगे कितना आपने इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट किया, दोनों का सम जो होगा, दोनों का जो टोटल होगा वो क्या कहलाएगा ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट से आगे किसकी, नेट इन्वेस्टमेंट की। तो सिंपल सी बात है कि जब भी हम बात करेंगे ग्रोस से नेट की तो एक वर्ड मेरे सामने आएगा, कौन सा, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन को नॉर्मली आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, अकाउंट्स में भी, लेकिन थोड़ा इकोनॉमिक्स में मुझे डिटेल कॉन्सेप्ट को कंसीडर करना है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन मैं वही समझ सकता हूँ, वी आर डिक्लाइनिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू द कंटीन्यूअस यूज इन द बिजनेस प्रोसेस नोन एज डेप्रिसिएशन। यानी किसी पर्टिकुलर एसेट्स को जो बिजनेस में हम यूज करते हैं उसकी वैल्यू में जो कमी आती है वो क्या रहती है, डेप्रिसिएशन। लेकिन यहाँ पर अगर डिटेल में मुझे समझना है कि जब मैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। यानी एक चीज मेरे समझ में आ गई कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट में क्या माइनस कर दूंगा, डेप्रिसिएशन, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अब डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, कैसे इसको मुझे कंसीडर करना है जब हम बात करेंगे नेशनल इनकम की। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन को अगर कंसीडर करें, डेप्रिसिएशन में दो चीजें होती है मेरे पास, ठीक है। डेप्रिसिएशन को नॉर्मली हम कंसीडर करते हैं जो नॉर्मल वियर एंड टियर है वो, ठीक है। यहाँ पे इनको हम कंसीडर करते हैं, जो यानी नॉर्मल वियर एंड टियर है वो क्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन के रीजंस की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड रीजंस हैं और कुछ क्या है, एक्सपेक्टेड रीजंस है। अब अनएक्सपेक्टेड रीजंस का मतलब क्या है, वो रीजंस जो आपके कंट्रोल के बाहर है, मींस दोज इफेक्ट या दोज एस्पेक्ट व्हिच हैविंग नो कंट्रोल, या जिनके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, उनको हम किस में कंसीडर करते हैं, अनएक्सपेक्टेड रीजंस, ठीक है। अब अनएक्सपेक्टेड रीजंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप एक्सीडेंट की बात करो, ठीक है, एक्सीडेंट की बात करो, आप फायर की बात करो, आप उसका मतलब एक अनऑब्सोलेंट होना, अप्रचलित हो जाना, वो एक रीजन हो सकता है। तो कुल मिला के बात क्या है, अनएक्सपेक्टेड रीजंस भी किसके लिए रिस्पांसिबल है, डेप्रिसिएशन। मैंने बात की वैल्यू में कमी होना, वैल्यू में कमी किससे आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड रीजन से भी आ सकती है, और वैल्यू में कमी किससे, एक्सपेक्टेड रीजन से भी आ सकती है। अब एक्सपेक्टेड रीजंस का मतलब यहाँ पे वही है कि नॉर्मल वियर एंड टियर की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड रीजंस क्या होगा, नॉर्मल वियर एंड टियर जो होगा वो किसमें आएगा, एक्सपेक्टेड रीजंस में, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके जाऊँ तो क्या इनके लिए मैं कोई प्लानिंग कर सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ अनएक्सपेक्टेड रीजंस की, मुझे नहीं पता क्या मतलब वही अर्थक्वेक आएगा, कब स्टॉर्म आएगा,
कब फ्लड आएगा ये मेरे हाथ में नहीं है, कब मतलब फायर होगी, कब एक्सीडेंट होगा। दीज आर अनकंट्रोलेबल रीजन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड डेप्रिशिएशन। तो क्या इनके लिए कोई बैकअप मेरे पास हो सकता है? यानी हमने 11th क्लास में चीज कंसीडर की थी कि जो फ्यूचर में आपके ऊपर लायबिलिटी वगैरह, अगर मैं बात करूं कन्वर्टिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, प्रूडेंस का जो कॉन्सेप्ट था, उसको मुझे ध्यान रखना है। मैंने एक सिंपल सी बात मैंने वहां पे सीखी थी कि भैया जो फ्यूचर में लॉसेज आपके ऊपर आपको होंगे या जो आपके ऊपर लायबिलिटी आने वाली है उनके लिए प्रिपरेशन वर्तमान से करें। यानी को इनकम आपको मिलनी है उसके लिए आप प्रिपरेशन नहीं करते, यानी जो एक्सपेक्टेड लॉसेज हैं, एक्सपेक्टेड लायबिलिटीज हैं, उनके लिए आप प्रिपरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोविजन एंड रिजर्व्स। ठीक है, तो प्रोविजन एंड रिजर्व्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोविजन तो हमेशा बनते किसके लिए? नॉन लायबिलिटी के लिए, और रिजर्व्स किसके लिए बनते हैं? अननोन लायबिलिटी के लिए। अब कुल मिला के बात यह है कि डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूंगा तो जो अनएक्सपेक्टेड रीजंस है उनके लिए मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। ठीक है, तो बैकअप प्लान नहीं है तो इसका करूंगा क्या? फिर मैं कहां से एडजस्ट होगा? ये इंश्योरेंस से। सिंपल सी बात है ना। अब फ्लड हो गया, एक्सीडेंट हो गया, स्टॉर्म हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, फायर हो गया, तो दीज आर द लॉसेस व्हिच इज प्रोवाइडेड या बैकअप बाय इंश्योरेंस। या इंश्योरेंस के माध्यम से क्या कर सकते हो? अनएक्सपेक्टेड जो रीजंस है, अनएक्सपेक्टेड जो लॉसेज है उनको आप क्या कर सकते हो? कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, और अगर बात करें एक्सपेक्टेड रीजंस तो नॉर्मल क्लियर किया तो मुझे पता रहता है, इसको मैं एडजस्ट करता हूं किससे? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ठीक है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का मतलब जस्ट लाइक ये हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखा था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये उसी की तरह है कि कुछ वैल्यू क्या करेंगे, एसेट्स का हमेशा कम करेंगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ये नॉन कैश नेचर का एक्सपेंडिचर है, तो जाहिर सी बात है पैसा आपके पास बाहर गया नहीं, तो पैसा क्या आपके पास जमा है, तो उस पैसे को आप किसमें जमा करते हो? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, यानी जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो अल्टीमेटली उठ के किसमें आता है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। यानी जब तक वो पूरी तरह एसेट्स क्या होगी? डेप्रिशिएट हो जाएगी, और डेप्रिशिएट होने तक उस डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के अंदर इतना पैसा जमा हो जाएगा कि आप उसको क्वाइट इजीली क्या कर सकते हो? एसेट्स को रिप्लेस कर सकते हो। क्लियर है चीज? लेकिन यहां जो चीजें हैं, जब हम बात करते हैं अनएक्सपेक्टेड रीजंस की, ठीक है, तो इसको हम टेक्निकल वे में नाम देते हैं लॉस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और इसको हम नाम देते हैं किसका? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। दोनों में फर्क है, ध्यान रखना है मुझे नेशनल इनकम के रिगार्डिंग। अनएक्सपेक्टेड जो रीजंस हैं उनकी वजह से जो लॉस होता है उसको क्या होगा? लॉस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल व्हिच इज कवर्ड बाय द इंश्योरेंस, और द लॉस व्हिच इज अकर्ड जस्ट बिकॉज़ ऑफ द एक्सपेक्टेड रीजंस, नॉर्मल वेयर एंड टियर, एंड सच लॉस इज नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल व्हिच इज कवर्ड बाय द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का मतलब क्या होगा? ठीक है, यानी जो डेप्रिसिएशन आप लगाते हो उसको किसमें जमा करते हो आप? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में। क्लियर है चीज? तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, एक सिंपल सी बात मुझे ध्यान रखनी है कि इसमें जितना ज्यादा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होगा आपका, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। यानी आप जो कैपिटल एसेट्स हैं उसको उतनी जल्दी क्या कर सकते हो? रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाने का बेनिफिट तो मुझे समझ में आ गया कि एसेट्स को रिप्लेस क्वाइट इजीली कर सकता हूं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड रीजंस के रिगार्डिंग में एसेट्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। नहीं, सपोज सिंपल सी बात है कि एग्जांपल से अगर मैं कंसीडर करूं तो यहाँ पे एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड है। अब ये जो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है एक्स लिमिटेड मेंटेन करती है, ये मेंटेन नहीं कर सकती, तो एक एसेट्स है जिसको मुझे 50 लाख की एसेट्स से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो जो 50 लाख की एसेट्स उसको एक्स लिमिटेड क्योंकि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मेंटेन करेगी, आसानी से क्या करेगी? रिप्लेस कर देगी। वाई लिमिटेड के पास क्या है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? फाइनेंस के लिए क्या करना, किसके पास जाना पड़ेगा? बैंक के पास, या लोन वगैरह के माध्यम से क्या करेगी? उसको रिप्लेस करेगी। और वो जो लोन है वो एक फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट क्या करता है? आपके रेवेन्यू के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर क्या करता है? इंप्लीमेंट कर देता है। तो इट्स बेटर टू बी मेंटेन डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इफ यू हैव एनी इंटेंशन टू रिप्लेस ए पर्टिकुलर फिक्स एसेट आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि जब मैं बात करूंगा ग्रोस टू नेट, यानी मुझे ग्रोस इन्वेस्टमेंट से किसके ऊपर जाना है? नेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाना है, तो मुझे हमेशा ध्यान रखना है कि मैं केवल कंसीडर करूंगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को। ठीक है, यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मुझे कंसीडर करना है जब मैं बात करूंगा डेप्रिसिएशन की फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट।
यानी जो अनएक्सपेक्टेड रीजन के कारण जो लॉस हुआ है वो एक्चुअल में लॉस है ही नहीं, वो लॉस है किसका, इंश्योरेंस कंपनी का, और वो पैसा मुझे वहां से मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली जो लॉस ऑफ फिक्स कैपिटल है विच इज कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, और जो लॉस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है उसको मुझे कंसीडर करना है जब मैं बात करूंगा ग्रोस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाने की। यानी डेप्रिसिएशन मुझे दोनों मिलेंगे, लेकिन जब ग्रोस इन्वेस्टमेंट से मुझे नेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाना है तो मुझे डेप्रिसिएशन के ऊपर कौन सा कंसीडर करना है, जो एक्सपेक्टेड रीजन से हुआ है, जिसको मैं कहूं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस वीडियो में जो कंक्लूजन निकल रहा है मेरे पास वो ये है, जो मुझे ध्यान रखना है कि अगर मुझे ग्रोस इन्वेस्टमेंट मेरे पास है, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं क्या, डेप्रिसिएशन, तो मैं किस पे आ जाऊंगा, नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और अगर इसी नेट इन्वेस्टमेंट में मैं ऐड कर दूं किसको, डेप्रिसिएशन को, तो ये किस पे आ जाएगा, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये मुझे ध्यान रखना है कि जब मैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट से मुझे जाना है किसके ऊपर, नेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो क्या माइनस कर दूंगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है। और जब मुझे ग्रोस नेट इन्वेस्टमेंट से किसके ऊपर जाना है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो क्या ऐड कर दूंगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ग्रोस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस होगा, और नेट से ग्रोस पे अगर जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें मुझे ध्यान रखनी है, और ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट का जो लास्ट टॉपिक है उसके बाद लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम जो डिटेल कॉन्सेप्ट मुझे दे रखे हैं नेशनल इनकम, जहां पे कुछ वाइटल पॉइंट मेरे सामने होंगे नेक्स्ट वीडियो से। टिल देन थैंक यू सो मच।